जी, इसी के साथ चलिए अभी हम आहार जैविक खेती की तरफ चलते हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नीलम जी आर्य हरियाणा से है, और इनका विषय जैविक खेती प्राकृतिक खेती पर ही है। वो मार्गदर्शन देने वाले हैं। और नीलम जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन योगा नेचुरोपैथी भी किया है, और उसी के साथ ये योगा की क्लास भी लेते हैं। और इन्होंने 25 साल 14 साल से ही ये जैविक खेती कर रहे हैं। उनकी 10 एकड़ खेती है और वो पूरी फसल लेते हैं। और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। आदरणीय हमारी बहन नीलम जी को कृषि रत्न पुरस्कार 2016 से सम्मानित है, और केंद्रीय मंत्री से 2017 में उनको पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति भी पुरस्कार से सम्मानित है 19 से, और कृषि मंत्री से ही वो 2018 में उनको सम्मानित किया है। और उनके यहाँ खेती में औषधीय पौधे, सब्जी, फल, ये सब वो लेते हैं, और बाकी जगह पर प्रशिक्षण भी देती है। और ऐसी आज की हमारी महिला जैविक खेती पर काम कर रही है, कृषक है, बढ़िया। तो मैं उनका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आदरणीय बहन नीलम जी आर्य हरियाणा का से स्वागत है आपका दीदी। ओम जी, नमस्ते जी सभी को। जी जी, ओम ओम जी, नमस्ते जी। नमस्कार। कैसे हैं सब? ये सब योगा कर रहे हैं तो सबका स्वागत है। और जैविक कार्यक्रम चल रहा है तो जैविक की वजह से बहुत बढ़िया है सभी। बहुत बहुत बढ़िया जी। तो बहन जी ने मेरा परिचय तो आप सभी को दे ही दिया। मैं हरियाणा से नीलम आर्या, ऑर्गेनिक फार्मर, और सन 2009 से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गाय रखते हैं, गाय के गोबर गोमूत्र से ही हम खाद बनाते हैं। जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये सब हम अपने फार्म पे ही बनाते हैं। इसमें बनाने का तरीका आप सभी को पता ही होगा कि हम इसमें ताजा गोबर लेते हैं 15 से 20 किलो, 5 लीटर इसमें गोमूत्र डालते हैं, और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़। फिर इसको एक ड्रम में हम 200 लीटर पानी के अंदर भर के और उसको जीवामृत तैयार करते हैं। फिर अपनी फसल में पानी के साथ हम इसको देते रहते हैं। तो हम 2009 से 14 साल से आज तक अपनी धरती माँ के गर्भ में कोई भी जहर नहीं डाल रहे, कोई भी पेस्टिसाइड हम उसमें नहीं डाल रहे, कोई खाद हम उसमें रासायनिक नहीं डाल रहे। तो कहते हैं कि जब हमारी माँ स्वस्थ होगी तो ही हमें स्वस्थ संतान पैदा होगी। तो हमारा ये किसानों का कर्तव्य भी है कि हम जैविक प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारी माँ ने हमारा पालन पोषण करना है। तो हम अपनी माँ को बीमार रखेंगे तो हम तो खुद बीमार होने ही हैं फिर। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। अगर कोई किसान साथी करना चाहता है, या जबरन भी हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं कि आपको प्राकृतिक जैविक खेती की तरफ आना होगा। तो हम महीने में तो चलता ही रहता है, नहीं तो हम 15 दिन में भी प्रशिक्षण देते हैं। किसी को जरूरत है तो बीच में भी हमारे फार्म पे आके सीख सकते हैं। हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा हम उनसे नहीं लेते किसानों से, और उनको ये प्रशिक्षण देते हैं ताकि हमारी धरती माँ जो है बच सके, हमारी प्रकृति बच सके, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो।
और हमारी आगे आने वाली जो है नस्लें बच सके। हमारी फसल और नस्ल बचाना हमारे कर्तव्य है। जब तक हमारी फसल नहीं बचेगी, बिना प्राकृतिक खेती के हमारी फसल बच नहीं सकती। तो जब तक हमारी फसल नहीं बचेगी, हमारा खाना अगर विशुद्ध रहेगा, हमारे खाने में जहर रहेगा, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन कैसे बच पाएगी। तो इसी सोच के साथ, इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते रहे और आज हम अपने काम में, हमारे जो है प्राकृतिक खेती में हम सक्षम भी हुए हैं। आज हम अपना प्रोडक्ट पूरे भारतवर्ष में बेच रहे हैं। हमारी ऑनलाइन बुकिंग होती है और डिलीवरी के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट से हम ये सारा सामान अपना पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। विदेशों से भी हमारे डिमांड आ रही है। और मैंने अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म भी किया हुआ है। यहाँ शहरों से फैमिली आती हैं, रुकते हैं, हमारे हाथ से बना, चूल्हे पे बना हुआ हमारे प्राकृतिक उत्पादों का यहाँ पे वो ग्रहण करते हैं। भोजन हम उनको खिलाते हैं और बहुत ही अच्छा उन्हें यहाँ आकर प्रकृति की गोद में और जो हमारा गांव का जो नजारा वो देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं। और हमें आशीर्वाद भी वो देते हैं कि हमें तो कभी बचपन में नसीब हुआ था ऐसा देखना जो आपके फार्म पे यहाँ आके मिला है। और बच्चों ने तो कभी देखा ही नहीं, पहली बार वो हमारे खेतों में आते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं बच्चे। और ऐसे ही हमारा यही मानना है कि लगभग सभी किसानों को ऐसे ही अपनी खेती को बदलना चाहिए। हमें अपनी माँ के पेट में कभी जहर नहीं डालना चाहिए और साथ साथ हमारी गौ माता भी बचेगी, क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक खेती है वो बिना गौ माता के तो संभव ही नहीं है। तो जब हम ये खेती करेंगे तो हमारी गौएं भी बचेंगी जो आज दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हैं। तो किसानों से भी अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती करें। और ये घाटे का सौदा नहीं है अगर इसको हम बिजनेस के तौर पे करेंगे। जैसे हमारे दादा परदादा भी खेती किया करते थे, प्राकृतिक ही थी वो खेती, लेकिन तब टेक्निकल इतनी सुविधाएं नहीं थी तो ऐसा उनका व्यापार नहीं बन पा रहा था। तो आज तो हम इसको अपने टेक्निकल सुविधा के माध्यम से अपनी वीडियोज बना के डाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को हम खुद बाजार बना सकते हैं, बेच सकते हैं। और जब ग्राहक फैमिली हमसे जुड़ जाते हैं और जब उन्हें अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो बेशक वो आपसे हर महीने लेंगे, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है। जो हमारे प्रोडक्ट है वो हर किसी को चाहिए। तो हम पहले हमारे यही है कि अगर हमारी रसोई ही शुद्ध हो जाएगी, अगर हमारी रसोई में ही हम प्राकृतिक भोजन करेंगे तो हमें डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरफ हमारा डॉक्टर का पैसा भी बच रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां बच रही हैं, हमारी गौ माता बच रही है, धरती माता बच रही है, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो रहा है। तो हमें परमात्मा से भी आशीर्वाद मिल रहा है। हमारा मनुष्य होने का कर्तव्य भी यही है कि हम किसी की आत्मा को दुखी ना करें। तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपनी प्रकृति को अवश्य ही बचाएं। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ कि मैंने अपने घर पे हाथ की चक्की लगा रखी है, जो पहले दादी नानी पीसा करती थी जिन चक्कियों से, हाथ की चक्की। तो मैं आज भी उन हाथ की चक्कियों से ही अपना दालें, दलिया, बेसन, आटा ये सब बनाती हूँ। ताकि हमारे दो फायदे इससे हो रहे हैं। एक तो हमें बिल्कुल शुद्ध जो प्राकृतिक हमारे उत्पाद हैं उनसे हमें सीधा प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसमें कोई भी उनकी जो है गुणवत्ता में कमी नहीं होती, वो हमें मिल रहे हैं। और दूसरा, हमें योगाभ्यास करने की जरूरत भी नहीं रहेगी अगर हम चक्की को हर रोज चलाएंगे। तो हमें दो फायदे उससे हो रहे हैं। तो ये सब हम अपने ही फार्म पे और अपने ही यहाँ करते हैं। और इसके साथ अगर कोई किसान साथी या कोई भी बहन भाई हमारे यहाँ पे आना चाहे तो वेलकम है।
कभी भी हरियाणा में झज्जर जिले में हमारा गांव है नौगावा, वहां पे आप आ सकते हैं, देख सकते हैं और रुक भी सकते हैं हमारे साथ। और बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो एक बार पूछ सकते हैं बहन जी। जी आदरणीय। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जी धन्यवाद। जी ओम। ओम जी नमस्ते जी। प्रणाम मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि आप खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं? खरपतवार के लिए हमने वीडर, एक यंत्र है सा जिसके 3 खुरपियां होती हैं जी, तो हम वीडर से नड़ाई कर रहे हैं अपनी फसल में। उसके बावजूद भी कुछ खरपतवार उग जाती है, जैसे वो जनवरी के लास्ट वीक में उग जाती है, तो उसको हम फिर हाथ से निकालते हैं। इसका और तो कोई भी समाधान नहीं है, उसको हमें हाथ से ही निकालना पड़ता है। जो हमारी गौ माता को चारे के रूप में भी हम उसका फिर प्रयोग कर लेते हैं, तो इसमें मेहनत तो बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ जो है खरपतवार सब तो नियंत्रण हो जाता है, धूप खरपतवार नियंत्रण नहीं हो रहा है। दूब, हाँ यहाँ दूब होती होगी जी, हमारे यहाँ पे होता है मेथा बोलते हैं उसको। और वो जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं के बराबर ही हो जाता है, फिर उसको हाथ से ही निकालना पड़ रहा है। दूब को आप एक पलाऊ होता है ना, जो बिल्कुल मिट्टी को पलट देता है, पलाऊ, वो फसल बोने से पहले ही आप अगर उसको हर बार निकालें, फसल बोने से पहले निकाल दिया तो शायद गर्मियों में उसका फिर दूब का कम हो सकता है। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का सवाल हुआ। और कोई सवाल? हमारे किसान भाई आदरणीय हरियाणा से ही हमारे धूप के बारे में मैं एक बोल बाबला सकती जाट हूँ जी क्या? धूप के बारे में। सादर आमंत्रित हैं। ओम आप ओम आप ओम मैं ओम अभी प्रणाली बोल रही है, जरा बहन जल्दी जी में हूँ। जी जी ओम, बोलिए। ये धूप के बारे में बोले ना, धूप, ये धूप घास है, वो बहुत ही औषधि है। और अब गर्मी बढ़ रही है तो धूप निकाल कर हम अ, गाय और हमारे जो जानवर है उनको दे दो तो रोग से दूर रहेंगे। ये गर्मी पर बहुत अच्छा धूप का घास होता है। तो ये थोड़ी सी हमें मानव के लिए भी सब जो हीट के रोग होते हैं, यानी गर्मी के जो रोग होते हैं, नाक से घोना फुटता है और यूरिन के प्रॉब्लम होते हैं, उन सब रोगों पर ये दूब घास बहुत अच्छा है। इतना ही बताना था मुझे। इसका अच्छा उपयोग हो सकता है, निकाल कर दे देंगे तो। ओम जी। जी बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना दूब का प्रभाव बताया, दूब का लाभ बताए, दूब से क्या लाभ हो सकते हैं। आदरणीय हमारे हरियाणा से बावला जाट जी अपना संवाद कर सकते हैं आदरणीय नीलम जी से। आपका स्वागत है। ओम सभी राम राम। साथियों को। नीलम जी, ओम राम राम। जी नीलम जी नमस्ते कैसे जी। हो? ये चीज नीलम जी आपने बहुत बढ़िया बताई कि खेती के साथ साथ गौ माता को जिंदा रखना, और गौ माता जो है वो अगर खेती के अंदर, जैविक के अंदर हम नहीं लेते तो हम वो खेती संभव नहीं मानते। बिल्कुल 100% सही है। और टूरिज्म के लिए भी दूसरा, हम अगर धीरे धीरे विश्वास जीतेंगे मार्केट का तो अपने आप ये चीजें हकीकत बढ़ेंगी। लेकिन जो लोग इस खेती से भाग रहे हैं वो अपने आप के अंदर विश्वास नहीं है कि हम आगे बढ़ पाएंगे, वो उनकी कमजोरी है, इसलिए जैविक खेती से दूर भाग रहे हैं। अभी हम इस खेती से जुड़े हुए हैं, लगभग 10 साल हो गए हमारे को। जी इसमें हमें ऐसे ऐसे महानुभाव मिले हैं भगवान रूप में। जैसे अपना एक ये हर रोज मीटिंग चल रही है सुबह सुबह,
तो इसके अंदर जो है ना इतना बढ़िया बढ़ावा मिला है। ठीक है, पैदावारी कम है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए अपना डॉक्टर का खर्चा बच गया, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा तो हम आराम से अपने घर पे काम कर सकते हैं। नहीं तो वो लोग इतने बीमार हो रहे हैं। अभी मैं फिलहाल पंजाब में बैठा हूँ, रोपड़ के अंदर। यहाँ किसान के घर में कोई घर बाकी नहीं है, बंदा बाकी है। एक घर में एक बीमार जरूर है, जिसको खाने की वजह से ही प्रॉब्लम है। लेकिन ये लोग ये क्या बोलते हैं कि हमें खाने की प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो बीमारी है ही। तो ये सब इन लोगों के दिमाग में भ्रम भरा हुआ है। और दूसरा, वो एक साथी जी पूछ रहे थे दूब का। दूब का विशेष ध्यान ये करना, जो पलाऊ बताया ना नीलम जी, वो पलाऊ आप सर्दी के अंदर निकलवाइए। जहां जिस एरिया में सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो सर्दी की फसल के अंदर अगर आप पलाऊ लगा के और फिर दूब का निदान कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के अंदर दूब ज्यादा सूखेगी, भले ही उसमें पानी लगता हो। रही बात, माइक्रो राजा दूब के अंदर बहुत अच्छे से पनपता है। और दूब घास जो है वो पशुओं के लिए भी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है। खरपतवार की बात आई थी, तो खरपतवार का ये है सर कि आप उसी खरपतवार को उखाड़िए, 50 किलो क्विंटल के आसपास डिकम्पोजर में डाल के डिकम्पोज कर सकते हैं, या फिर आप उसको पानी के अंदर उबाल के और उसी का स्प्रे उस फसल में दे दो। हर सप्ताह 10 दिन में आपको दूसरा न्यूट्रिशन वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फसल ग्रो करेगी और आपका खरपतवार जो है वो खत्म नहीं होगा, वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो इसका एक बढ़िया तरीका ये भी हमने करके देखा है, बिल्कुल बढ़िया इलाज है इसका। ओम सभी साथियों को टाइम देने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद सर। आदरणीय भाई साहब, और आपने महत्वपूर्ण, आदरणीय एमएल साहब ने हैंडल किया। गौर साहब सादर आमंत्रित थे। ओम। अभी एमएल गौर भाई साहब। जी ने बताया और बहन नीलम जी ने बताया, हमारे यहाँ चूंकि नर्मदापुरम जिले में काली मिट्टी अधिकतर है, भारी जमीन कहलाती है वो, और थोड़ा सा भी पानी गिरेगा तो इतना दलदल हो जाता है इतनी, और अ, अगर थोड़ा भी पानी कम मिलेगा तो सूख जाती है। इस ऐसी स्थिति में जो खरपतवार है बरसात के दिनों में समेल करके एक जो खरपतवार है, और अन्य प्रकार की प्रजाति आ गई है अब तो खरपतवार की, परंतु जब बरसात के मौसम में बरसात की फसल लगाई जाती है तो इतनी ज्यादा मतलब उसमें खरपतवार होती है कि उसको बगैर दवाई के हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। और मजदूरी भी उसमें चूंकि अधिक लगना या बारिश होने के कारण, दलदल होने के कारण उसको निकाल नहीं पाते, तो उसका क्या निदान किया जाए? ओम सर, अभी आपने जो बताया आपके एरिया में काली मिट्टी है, टाइट मिट्टी है, तो उसके लिए जो है आप मल्चिंग के ऊपर काम कीजिए। दूसरा, शुरू एक किया चीज है ये लोगों भी ने। ध्यान रखिए आप। बरसात में सक्सेस रहेगा मल्चिंग भी? बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। अगर आपके एरिया में फ्लड इरिगेशन है तो आप बेड के ऊपर खेती कीजिए। नहीं, बट उसमें जैसे हमारे यहाँ कुछ सोयाबीन की फसल होती है, कुछ और मक्का की लगती है, वो भी मल्चिंग पे हो जाएगी क्या हाँ, आराम से होगी सर, बरसात क्यों के? नहीं। लेकिन खेड़ी के अंदर पानी जो है वो आपको 2 इंची पानी ही छोड़ना है। ये नहीं है कि एकदम भागता जाए पानी। उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी गर्मी में अपने को प्यास लगेगी, जबरदस्त प्यास लगेगी, जी और प्यास इतनी लगी हुई है कि आप 2 लीटर पानी भी पी सकते हो। जी अगर उसी पानी को आप आधा गिलास घूंट घूंट करके, जैसे एक घूंट लिया, कुल्ला किया, जी जी। अंदर जाने दिया, तो आधे हम्म। गिलास में भी आपकी प्यास बुझ जाएगी। कहने का भाव, जी पानी को भागते हुए नहीं जाना, स्लो स्पीड में जाना। बेड के अंदर पानी चढ़ेगा और बेड के ऊपर आप मल्चिंग कीजिए।
क्योंकि फ्लीड इरिगेशन है तो आपकी मल्चिंग जो है, एकसार जमीन में अगर आप मल्चिंग करते हो तो वो मल्चिंग आपकी इकट्ठी हो जाएगी, फिर आपको समस्या आएगी। इसलिए जो है वो आप बेड के जी। ऊपर कीजिए, कोई भी समस्या नहीं नहीं, रहेगी। ये दिक्कत, हाँ सर। ये समस्या बारिश के दिनों में ज्यादा है सर। बारिश में तो कंट्रोल नहीं हो सकता ना पानी का। दूसरी बात, हमारे यहाँ बारिश भी कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि खेतों में फ्लडिंग जैसी स्थिति बनती है, 2-3 इंच पानी बहते रहता है। बहता तो रहता वो है, सब थोड़ी सी। बेड के ऊपर ले गई, आपकी फसल भी नहीं मरेगी। एक टाइम जी पे अगर आपके खेत में 2 दिन 4 दिन पानी भी खड़ा हुआ तो बेड के ऊपर पानी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि खेड़ियों में पानी खड़ा हो जाएगा, जी जी तो आपकी फसल भी नहीं मरेगी। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखो। ठीक है, जी। हमारे पास इतना ठीक सर। मल्चिंग उपलब्ध नहीं है, तो आप 1 किला आधा किला से जो है ना इसको शुरुआत नहीं, कीजिए। हम लोगों ने बेड बना के ही कुछ लोगों ने शुरुआत की है, बगैर मल्चिंग के। बेड भी बनाए, क्योंकि फ्लडिंग बरसात के कारण वो फसल नुकसान होता था। जी भरा हुआ खेत रहता था तो फसल नुकसान करती थी, जैसा आपने बताया, अधिक पानी नहीं देना। जी तो कुछ प्रयोग किए हैं लोगों ने कि विदाउट मल्चिंग के बेड बनाए और बेड के ऊपर ही उसकी बुआई की है। जी, उसके ऊपर जी मल्चिंग कर देंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, जी एक चीज ध्यान रखना, अपने को जी। घर पे खाना मिलेगा तो हम खाएंगे। घर वाले हमारे को धमका के बाहर भेज देंगे तो हम किसी से मांग के खाएंगे, मांग के नहीं मिलेगा तो हम छीन के खाएंगे। धरती माता है, अपना पेट भरने के लिए उसको वो चीज अंकुरित करनी ही करनी है। हाँ, अगर हम जी उस घास फूस को फूंक देते हैं दवाई से, दवाई जी बोले तो जहर से अगर हम जी फूंक, तो वो कोई न कोई चीज न्यूट्रिशन वैल्यू वाली उगाएगी ही उगाएगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हम चल रहे हैं प्रकृति के नियम के विरुद्ध, विरुद्ध। दूसरी तरफ चल रहे हैं। तो वो अपना पेट भरण पोषण करने के लिए वो बिल्कुल करेगी ही करेगी। ये आप जी विशेष जी तौर पे ध्यान रख लो। अगर आपको ये चीज प्रकृति वाली समझ में नहीं आ रही तो घर वालों से झगड़ा करके देख लो, बाहर जाके मांग के खाना पड़ेगा। मांगने से नहीं मिलेगा तो अपन छीन के खाएंगे, चोरी करेंगे। सही तो ये है। है सर, तो ये उदाहरण के आपने जो स्प्रे वाला बताया था, वो उसका क्या सिस्टम, थोड़ा सा बताएं। खरपतवार का ही जैसे जो स्प्रे खरपतवार कैसी हमारे, क्या कर। जिसको हम खरपतवार समझते हैं, जी। उसके अंदर प्रकृति ने इतने न्यूट्रिशन डाल रखे हैं अपने आप में। हाँ, आप तभी तो बढ़ता है। उस खरपतवार को उखाड़ के उबाल लीजिए या डिकम्पोजर में जी डिकम्पोज कर लो हफ्ता 10 दिन के लिए, जी या उसको कुतरा करके उबाल लीजिए। उबालने के जी बाद पानी बिल्कुल हरा हो जाएगा। जी लमसम 1 एकड़ के लिए 200-300 लीटर पानी, मतलब पौधे के ऊपर ऐसा स्प्रे मारो कि टपका बन के नीचे जी गिरे। जी। हर सप्ताह 10 दिन में, ओस। हर सप्ताह 10 दिन में ऐसा रीजन करते रहो, क्योंकि हर जीव अपने मल का सूग मानती है। हमारा पैर हमारे लैट्रिन बाथरूम में घुस जाता है, कहीं भी रखा जाता है तो हम जी उस सूग मानते हैं। ऐसे ही हर जो सजीव है वो अपने मल का जी। सूग मानता है, वो वहीं पे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फसल के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू आ जाएगी। तो बढ़िया। आपकी फसल को न्यूट्रिशन भी कम देना पड़ेगा, ये अपनी गारंटी है सर। जी जी जी। बहुत बढ़िया सुझाव है सर आपका, बहुत अच्छा। ये हम लोग के यहाँ ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं। सर प्रयोग नहीं है, ये ट्रायल अगर हम करेंगे ना तो हम जी। आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो इन कंपनियों के चुंगल में फंसे रहो, फिर बोलते रहो कि सरकार के अंदर ये कमी है, कंपनियों ने वो हमारे कमी। को मार दिया। कोई भी किसी को नहीं मार रहा, हमारा दिमाग मार रहा है, क्योंकि हम उधर जाते हैं। मेरे उनके को मेरे लोहा, को मेरे रेडीमेड। को ये मीटिंग नहीं मार रही मेरे को, मैं खुद मर रहा हूं, क्यों आया हूं इस मीटिंग में। सोचने वाली बात है, मीटिंग तो मेरे को घीस के नहीं लाई इधर, भाई तेरे को इमरजेंसी आना ही पड़ेगा। तो ये चीजें विशेष जी जी। ध्यान रखो। सामने वाली पार्टी हमारे को नहीं मार रही, हम खुद मर रहे हैं। हम उनका बढ़ावा चढ़ावा देख के उस तरफ जाते हैं, क्यों आकर्षित होते हैं हम, अपना दिमाग नहीं लगाते हम। सही है। ये हमारी कमजोरी है सर।
मेरा मानना है। जी। तो जी धन्यवाद। और आदरणीय नीलम जी, अभी आप बने रहिए या नीलम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आदरणीय नमस् बने। जी नमस्कार नीलम दीदी। नमस्ते जी। 2 साल पहले आप लोगों से फेसबुक के माध्यम से मित्रता हुई थी आप लोगों से 2 वर्ष से पहले मैं वार्तालाप कर चुका हूँ अच्छा जी, बहुत बहुत और उसी धन्यवाद के जी। माध्यम से आपको आज मंच पे लाना हुआ हमारा उद्देश्य कि नीलम दीदी कैसे प्राकृतिक खेती कर रही हैं। 14 साल जी। पहले आपके मन में कैसे विचार आया कि हम प्राकृतिक खेती करें? हमारे परिवार में ही बीमारियां ऐसी हो गई थी जी कि हमारे खुद मेरे जेठ जी 4 जी और जिनमें से 3 जेठ जी कैंसर से जिनकी डेथ हो गई। जी जी उनकी एज रही है 45 और 55 के बीच में। तो ऐसी बीमारियों को देख के हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी खेती को जहर मुक्त करें, और आचार्य देवव्रत जी का स्पीच सुना था जी मेरे मेरे हस्बैंड ने। तो इन्होंने उसी दिन से संकल्प लिया कि हम अपनी जो है 10 एकड़ जमीन है तो पूरी जमीन पर हम प्राकृतिक खेती करेंगे, कोई भी जहर हम उसमें नहीं डालेंगे। तो हमने बहुत ही संघर्ष किया उस टाइम। तो हमारा बहुत मजाक भी गांव वालों ने बनाया कि दोनों पढ़े लिखे पागल हैं। खेती बहुत ही कमजोर हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें उस चीज की नॉलेज भी नहीं थी कि इसमें हम कैसे खाद बनाएं, कैसे डालें। तो जी हम बहुत दूर दूर तक ट्रेनिंग भी लेने जाते थे प्राकृतिक खेती की। और लेकिन हमारा एक संकल्प था, हमारा लक्ष्य था कि हम अपनी धरती को जरूर बचाएंगे। जी उसमें समय लग सकता है और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हम इसी से बचा पाएंगे। जी तो हमने एक संकल्प लिया। तो हम आज अपने संकल्प के हिसाब से हमें लगता है कि अब हमारी मुश्किलों का दौर जो है वो बहुत ही कम बचा है और हमने बहुत कुछ पा लिया है जी। जी 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 बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर आदरणीय बने सिंह भाई साहब। आदरणीय हमारी बहन नीलम जी कुछ चूल्हे पर खाना भी बना रही है। हाँ जी, चूल्हे पे बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं अपनी साथ साथ कर रही जी हूँ। जी आपने वो बताया तो था कि आप बच्चे भी छोटे नीलम हैं और आपके पास समय नहीं है, फिर भी आपने हमारे इस कार्यक्रम में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन जी। रंजना बहन जी नीलम दीदी ने कल ही बता दिया था कि मुझे समय नहीं रहेगा फिर भी जुड़ गई हो। जी जी हाँ बताया था, फिर भी मैंने वही तो मेरे आप, आप, हमारे बहन या आदरणीय प्रवीण जी राय आर्य से सवाल करना चाहते हैं, सदर आमंत्रित है। रेंज की प्रॉब्लम है जी हमारे फोन में। तो चलिए, सदन में किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी मध्य प्रदेश के सादर आमंत्रित है। जियो सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदय ने भी जो कहा कि यदि हमारी माँ बीमार है तो संतान कैसे सुखी हो सकती है, वो भी बीमार होगी। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। आदरणीय बावला जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। मेरा निवेदन ये है कि हम लोग जीवामृत, घनामृत, बीजामृत, इन पर तो बहुत हमारे इसमें चर्चा हो चुकी है। यदि हमने और कोई विशेष प्रयास किए हैं या अलग से कोई चीज जोड़ी है, यदि उसको बताएंगे
तो हमें ज्यादा लाभ होगा। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय रविशंकर मेहरा जी, आपने जो बात रखी है। अभी मैं मुन्नीलाल यादव टीकमगढ़ से हूँ, मध्य प्रदेश से। अभी हमने अमरूद के 300 पौधे लगाए थे और जिनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए मैं गो कृपा अमृत आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी के यहाँ से ले गए थे। आप भी एक बाटल ले गए थे, 1 लीटर मैं ले गया था कल्चर। और उसका हमने गुड़ और छाछ डाल करके उसको 200 लीटर ड्रम में बनाया। और वो 200 लीटर ड्रम का मैं बनाने के बाद फिर हमने उस अमरूद के पेड़ों में सभी पेड़ों में डालने के बाद हमने जो पाया कि उनमें तुरंत जो है उनके जो है जो कॉप होते हैं, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, पीका कहते हैं, वो फूटना हमें दिखाई दिए। तो जब एक फलदार पेड़े में इतने अगर ग्रोथ हो सकती है गौ कृपा अमृत से, तो क्यों ना हम अगर अपनी खेती में जो हमने पोषक तत्व के रूप में अगर हम गौ कृपा अमृत का छिड़काव अगर करते हैं 15-15 दिन में, तो निश्चित है कि फसल में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ऐसा हमारा आप ही हमने अनुभव किया है। इसमें अगर हमारे कोई किसान भाई का अगर इसको बता सकते हैं या जिन्होंने उपयोग किया है, तो इसका परिणाम हमने देखा है, वो हमने बताया है। जीव अमृत के साथ अगर हमने गौ कृपा अमृत भी डाला है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमने जो गोबर के कंडे हैं, सूखे कंडे पानी में डाल दिए। पानी में डालने के बाद उस पानी में हमने छाछ डाला और हमने राख डाली। और छाछ और राख और गोबर के कंडे का पानी, तीनों को मिला करके अगर हम पेड़ में उसमें डालते हैं, तो ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभ देता है। हमें किसी भी केमिकल की, किसी डीएपी, यूरिया या किसी भी पोषक तत्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरा उत्पादन, जो कहते हैं कि जैविक खेती में कम उत्पादन होता है, हम कहते हैं जैविक खेती में और उस रासायनिक प्रयोग से अधिक उत्पादन होगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर सदन में कोई इस बात से असहमत है या संदेह है या कोई उनका वो है, तो आप चर्चा कर सकते हैं। जी ओम। ओम सर। जी जी आदरणीय। जी ओ। जी जी, स्वागत है जाट साहब। अनम्यूट कर ले आदरणीय बावला जाट जी, आपका स्वागत है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे रोपड़ पंजाब के अंदर आया हुआ हूं मैं, 6 महीने हो गए मेरे को आए हुए। इस पार्टी की जमीन लगभग 450 एकड़ है। 150 एकड़ पहाड़ी है, बाकी की जमीन जो है वो गेहूं, सरसों, चना, मटर, कुछ फ्रूटिंग लगा रखे हैं। तो अब की बार मेरे पास यहाँ कोई भी चीज ऐसी उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने मटर लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया उसकी फ्रूटिंग चल रही है। सिर्फ और सिर्फ बकरी की मींगनी, जिसको एड़ी बोलते हैं अपा, और भांग इस एरिया में जबरदस्त है। उस भांग को डिकम्पोज करके और उसके ही स्प्रे के ऊपर मैंने मटर तैयार किया, तो उसका इतना बढ़िया रिजल्ट है। अभी गायें आई हैं मेरे पास लगभग 10 दिन से, 5 गायें आई हैं। 5 गायें अभी हफ्ता 10 दिन में और आएंगी। मेरे को यहाँ लगभग 20 गायें रखनी है। तो वो चीजें तो बाद में हो पाएंगी, लेकिन शुरुआती दौर मैंने यहाँ आके और इसी जमीन में यूरिया, डीएपी सब कुछ डाला हुआ था, पहले जिस पार्टी के पास थी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि बकरी की मींगनी और भांग के अंदर भी इतना बढ़िया न्यूट्रिशन वैल्यू है कि लगभग न्यूट्रिशन उसमें पूरे हो जाते हैं। दूसरी बात, जो आपने गोकृपा अमृतम बैक्टीरिया का बताया, वो उसका तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन वो चीजें मेरे पास उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि मेरे पास गाय की लस्सी नहीं थी, इसलिए वो चीजें मैं नहीं कर पाया। और अभी एक एनएरोबिक सूंड, जिसको बायोगैस का सिस्टम है, वो लेके आ रहे हैं, वो सेटअप अभी लगा रहे हैं। उसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो मैं सभी साथियों को शेयर करने की कोशिश करूंगा।
उसमें मेरे को तो 2-3 चीजें नजर ऐसी आ रही हैं कि हम जो वीड की समस्या है, जो घास फूस, जो जड़ी बूटी हैं, उनकी समस्या जो किसान साथी मानता है, अगर उसको पेस्ट करके उस एनारोबिक सूंड में डाल देंगे और वो 45 से 50 दिन में तैयार होकर लिक्विड बाहर निकलेगा, तो वो पानी के साथ अगर छोड़ देंगे तो धरती माता की जो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति है वो पूरी हो जाएगी, तो वो वीड भी कम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओम सर। जी ओम सर, धन्यवाद सर जी। ओम। बहुत और भी सुंदर। किसी साथी और को अब आपने पंजाब में दस्तक दी। पंजाब में क्या बताया तो। आवाज आ रही है मेरा जी? मेरा जी आवाज जी आ रही जी है सर मेरी? जी। ओम जी जी आ रही है। आपने आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपने पंजाब में दस्तक दे दी है तो अरे फिर क्यों बोल रहे हो आवाज आ रही तो? आपने पंजाब में दस्तक दे दी है और पंजाब में बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि पंजाब से जो कैंसर ट्रेन चलती है नागपुर के लिए, उस ट्रेन के में सवारियां कम करना है ताकि वो ट्रेन अब खाली जाने लगे। और वहाँ अड़ोस पड़ोस के किसानों को ज़रूर इन चीज़ों को आप दिखाएं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रखें। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं बस 2 चीजों में विशेष रूप से चाहता हूं कि अपन जैविक कीटनाशक कैसे बनाते हैं और जैविक यूरिया की पूर्ति कैसे करते हैं आप। जी ओम। हमारी चीफ ओम गेस्ट सर। नीलम जी हैं सर ये चीज और बाबला जाट जी हैं। जी बाबला जाट जी बोलिए, स्वागत है आपका। सर जी, ये भ्रम आप दिमाग से निकाल दो। शुरुआती दौर में आपको समस्या आ सकती है, नहीं तो फिर उसके बाद नहीं आएगी। दूसरी चीज जो हमने भांग का बताया, भांग एक न्यूट्रिशन भी है और भांग एक कीटनाशक भी है। इसके साथ साथ अगर आपको कीटनाशक चाहिए तो आप आधा लीटर अरंडी ऑयल और 10 किलो मिट्टी 3 फीट नीचे की मिट्टी की सुखा के लेना है। मिट्टी सुखाने के बाद उसके अंदर आप अरंडी तेल मिला सकते हो। उसके बाद उसको 200 लीटर पानी में डाल के डंडे से हिला के छोड़ दो। 10 मिनट बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और हर सप्ताह 10 दिन के अंदर स्प्रे डालते रहो, कीट पतंगा जी आए ना आए। दूसरी बात, विशेष तौर पे अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो एक बढ़िया चीज और बता देता हूं मैं, जहां तक मेरी संज्ञान में आया है। बाकी तो बहुत बड़े बड़े महानुभाव अपने ग्रुप में बैठे हैं अभी मीटिंग में। अमावस्या के 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद तक, टाइम जब भी लगे आपको, कोई कीट पतंगा है नहीं है, अमावस्या और पूर्णिमा जैसे 12, 13, 14 और अमावस्या 12, 13, 14 और पूर्णमासी, इसके 2 दिन 4 दिन आगे पीछे के टाइम के अनुसार आप ये स्प्रे डालते रहो। आपके खेत में, आपकी फसल में कीटनाशक और दूसरा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे प्रजनन ज्यादा होता है। ओम सर। जी। और नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करते नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप लस्सी ले लो 8 से 10 लीटर। हैं? जी एक चम्मच काला नमक डाल के उसको 8 दिन के लिए रख दो। 200 लीटर पानी में मिलाओ, हिला के और बिल्कुल अच्छे से स्प्रे मार दो। जी आप भांग को भी उखाड़ के उसका भी स्प्रे दे सकते हो। उसको पेस्ट करके उबाल लो या डिकम्पोज कर लो, या बकरी की मिंगनी या उपले, मतलब वो चीजें आपकी पूर्ति हो जाएगी, कोई भी समस्या नहीं रहेगी सर।
या खरपतवार का जो बताया, इसके अंदर हम ये नहीं बोल सकते। देखिए, हम साइंटिस्ट नहीं है, दो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम साइंटिस्ट नहीं है, हमारे पास लैब नहीं है, लेकिन हमने जो खुली आंख से देखा है वो उस हर चीज की पूर्ति करता है। ओम सर। जी सर, ओम सर। का सवाल, आदरणीय शरद जी का सवाल किसानों के हित में था, और आदरणीय बाबल जाट जी ने जो अनुभव बताया खुली आंखों वाला, कि हमने जो किया है वो हमने बताया, और वैज्ञानिक अपना रिसर्च करते हैं, परंतु किसान अनुभव करता है और जो करके देखता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं सदन में आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि उनका मार्गदर्शन अभी 2-3 दिन से नहीं मिल पा रहा था। मैं चाहूँगा कि उनका मार्गदर्शन मिले। आदरणीय पवन कुमार जी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से सादर आमंत्रित है। जी, सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। बहुत सुंदर आज वार्तालाप, जो हम खेती कर रहे हैं, विश्व मुक्त खेती का जो संकल्प लेकर के चल रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग साथी खोजी बन करके एक अपने प्रश्नों का समाधान भी ढूंढ रहे हैं इस मंच के माध्यम से। सभी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन कि ये छोटे छोटे हमारे जो प्रयास हैं, छोटे छोटे जो अनुभव हैं, उसको लेकर के ये सब मिलकर के किसी भी वैज्ञानिक लैब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जो हमारा अनुभव आधारित जो कार्य है वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परिस्थिति की और जो वहाँ की जो स्थिति है, जो जगह की स्थिति है, उसके अनुरूप है। जहाँ पर भी हमें सक्सेस मिलती है, जहाँ पर भी हमें कार्य करने में उत्साह मिलता है, उसको जरूर करना चाहिए, और अपने अनुभव को ऐसे मंच के माध्यम से अन्य जगह पर भी जितना ज्यादा उसको बांटेंगे उतना ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। और इस अनुभवों के आदान प्रदान से ही मुझे लगता है कि अगर इसको हमने लगातार हम न केवल खुद करते रहे बल्कि औरों के साथ भी मिलकर के इस मंच के अलावा भी बातचीत करते रहेंगे, तो बहुत कुछ हम सही दिशा पर, जो हम आज बात हो रही थी कि हम जो पहले भी हो चुकी है कि हम इस धरती माता के पेट में कोई भी विष नहीं डाले। इस तरह से जैसे वो है वैसे हमारा भी पेट है, तो उसमें भी कोई नहीं कुछ नहीं डालने का जो बात करते आ रहे हैं वो हम करते ही रहेंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से आज वार्तालाप को हम सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन बेहतरी की तरफ से हो रहा है। अभी संख्या कम है, लेकिन ये संख्या आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ज्यादा बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे यह कार्य आगे बढ़ेगा जिसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं पिछले 2 दिन से नहीं जुड़ पाया। एक बार नेटवर्क की समस्या थी, दूसरी बार कुछ और व्यवस्था थी, तो उसके लिए भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई थी, तो नहीं हो पाया इसमें। अभी भी कई बार यहाँ पर नेटवर्क की समस्या हो जा रही है। शायद कुछ रिपेयरिंग का काम हो रहा होगा, इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है, नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहा हूँ। लेकिन यह हमारा जो क्रम है ये निरंतर चलते जा रहा है। यह बातचीत और ये अनुभव का आदान प्रदान, यह नई कविताओं का सृजन, यह नई बातों के बारे में हम उसमें कुछ नया हो पा रहा है, तो इस सब के लिए बहुत खुशी है। और कल श्रद्धेय आचार्य जी का छतरपुर में बागेश्वर धाम में भी आगमन हुआ था, उनका भी हमने सुना ऑनलाइन जो चल रहा था, और बहुत सुंदर तरीके से वहां पर भी एक कहेंगे कि एक चमत्कारी हो रहा है। जो भी चीजें हो रही हैं भले ही चमत्कारिक तरीके से हो रही हैं। शायद मुन्नीलाल जी वहां पर गए भी थे, तो वो भी अपने अनुभव बता सकते हैं। और इस तरह से जो लोगों में एक नई चेतना आ रही है, नई जागृति हो रही है, और उसके लिए भी जो अभी उसको लीड कर रहे हैं वो तो 26-27 साल के एक युवा है। तो इसको देख करके भी हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कोई भी देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है कि ऐसी कम उम्र में ये कैसे संभव है, और इतना सब ये कैसे मिल सकता है ऐसे किसी भी व्यक्ति को। तो ये भी हमारे लिए एक नई तरीके से हम दुनिया में परिवर्तन की, जो हम युग परिवर्तन की बात देख रहे हैं,
तो शायद युग परिवर्तन ऐसे ही होता होगा कि कोई व्यक्ति आया, उसने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए, उन्होंने लोगों को उत्साहित किया और लोग अपने एक सकारात्मक रूप से आगे की तरफ बढ़े। तो इसमें सब लोग, हम अगर जैविक खेती में भी छोटा सा प्रयास कर रहे हैं तो यह भी एक युग परिवर्तन की दिशा में एक सहयोग के रूप में है। तो ये बड़ी अच्छी सी आज कल वक्तव्य आचार्य जी का भी आया था। और हमारे बीच में भी कई किसान क्या महिलाएं आज आ रही हैं और वो पंजाब से आ रही हैं। तो पंजाब से हमारे जो धरती का डॉक्टर किट है उसके बारे में वो जानकारी लेने के लिए आएंगी। तो उनके साथ भी मिलकर के आज हम जैविक खेती के ऊपर और पंजाब में जो जैविक खेती के ऊपर जो जो समस्या हो रही है, जो केमिकल खेती की समस्या है, उस पर भी उनसे चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीजें, घटनाएं हमारे बीच में होती जा रही हैं और बहुत सुंदर तरीके से सभी साथी लग रहे हैं। योग की कक्षा भी निरंतर बहुत बढ़िया हो रही है और आज भी हमने कितने दिनों के बाद, 655 दिन के बाद भी कुछ नए आसन भी आज हमने सीखे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया वो है कि जो हम योग की हम बात कर रहे हैं उस पर भी निरंतर हम सही नई चीजें हम सीखने को मिलती हैं। नए तरीके से कोई भी आसन है उसको करने का एक मौका हमें आज भी मिल रहा है और इसके लिए हमारी सारी टीम जो लग करके ऐसे मुख्य अतिथि और युग शिक्षक उनको ला रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद, प्रणाम। ओम सर, मैं एक बार सर माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए। सर मेरे को थोड़ी जी स्वागत है। व्यस्तता ज्यादा हो गई है और सर्दी यहाँ पे अगर कोई भी साथी पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, ऑल इंडिया का कोई भी आना चाहे तो उसके लिए खुले दरबार हैं। ट्रेनिंग सेंटर हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आए, अपना कस्सी फावड़ा साथ ले आए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना रुक सकता है, रुकने की पूरी व्यवस्था है। और हो सका तो हम इसको मार्च के बाद लॉन्च भी करेंगे कि कोई भी साथी आए यहाँ ट्रेनिंग ले सकता है। आज भी यहाँ कोई भी साथी अगर आना चाहे, यहाँ बोर्ड के ऊपर किसी को लिख के नहीं समझाया जाएगा, प्रैक्टिकली उसके हाथ से काम करवाया जाएगा, उसके बारे में उसकी जानकारी दी जाएगी। सब चीजें यहाँ मुहैया करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं आप सबके इस प्रयास के साथ साथ। ओम सर। ओम। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय बावला जाट जी, आप बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं और आपने जैसा आग्रह किया है और अपना बताया है कि कोई भी व्यक्ति वहां आ सकता है, आपने सुविधाएं वहां बना रखी हैं। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। हम आपस में एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे से अनुभव बांटते रहेंगे। और आज जो संवाद चल रहा है, जैसा कि आदरणीय पवन सर जी ने कहा है कि अनुभव की बात चल रही है कि कौन कैसे क्या कर रहा है और बदलाव आ रहा है। पंजाब से भी हमारी बहनें आगे आ रही हैं, जैसे कि आज हरियाणा से हमारे बहन जी हैं। और बने सिंह जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपनी बात रखें। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे आज जो पवन कुमार सर जी ने जो बताया कि संख्या कम है, संख्या वैसे कम नहीं है, हमारा समय थोड़ा ऐसा है। जैसे आज नीलम दीदी भोजन बनाते हुए भी अपना सदन मीटिंग से ज्वाइन कर रही हैं, तो ये जो समय है अपना प्राकृतिक खेती के ऊपर चर्चा करने का, ये थोड़ा सा विषय अगर बदल दिया जाए तो संख्या तो काफी रहेगी हमारे साथ में, ऐसा मेरा मानना था थोड़ा सा। जी बदल दिया जाए विषय, क्या बोल रहे हैं आप? विषय बदल दिया जाए? नहीं नहीं विषय नहीं, नहीं, समय समय मुन्नीलाल जी, समय समय नहीं 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 नहीं, पहले समय। इन्होंने ये चीज कही, इन्होंने ये कहा है कि संख्या कम है, मेरी बात कर उन्होंने अपना सुझाव दिया था। मेरा तात्पर्य इस मंच के संख्या से नहीं था, मेरा तात्पर्य ओवरऑल जो हमारे किसान खेती कर रहे हैं उसमें जो लोग कुल मिलाकर के जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनकी अभी संख्या कम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और ये आगे और बढ़ेगी, यह मेरा मानना था, ये मेरा कमेंट था। इस मंच के
में जो हमारी चर्चाएं हो रही हैं उसमें मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे लोग अगर हो जाएंगे तब वो चर्चा इस तरह से नहीं हो पाएंगी और सब लोग कोई लोग फिर असंतुष्ट होकर के भी रह सकते हैं कि उनकी बात प्रश्न नहीं उनका हो पाया या उनकी बात नहीं सुनी गई या उनको समुचित जवाब नहीं दिया गया। इस विषय पर मेरा यह मानना है कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा है किसानों की और उसके लिए उनके लिए उचित उनको मार्ग मतलब उनको चर्चा करने की आवश्यकता लगती है तो वो जरूर अपने सुविधानुसार जो भी समय होता है चाहे वो शाम का हो दिन का हो या लेट नाइट का हो उस पर हमें लगता है कि वो अपने आस और अगर वो आसपास के किसान हैं तो निश्चित रूप से अपनी चर्चा को जारी रखें। केवल इसी यही योगाहार के सवेरे का जो हमारा कार्यक्रम है इसी पर ही निर्भर नहीं रहें और हमारे उसमें से भी जो लोग उस समय पर अपना योगदान दे सकते हैं वो भी हम करेंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा लोग इस माध्यम से जैविक खेती के प्रति आकृष्ट होंगे और यही पद्धति आपके दिन के शाम के रात के जो भी समय में जिनको सुविधा है वहां पर इसको अपना शुरुआत करें और इस पर चर्चा करें। इसी तरह से मुख्य अतिथि को चिन्हित करते हुए बहुत सारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में से आए हैं तो उनमें से चिन्हित करते हुए उनको भी चर्चा करने के लिए बुलाएंगे तो निश्चित रूप से इसका हमारे योगाहार कक्षा का विस्तारीकरण हो सकता है। उसका नामकरण भी आप दे सकते हैं कि आगर मालवा उदाहरण के लिए आगर मालवा योगाहार मंच ऐसा करते हुए वहाँ के लोगों की वहाँ की स्थिति जो आधारित समस्या है या उनके जो अनुभव हैं उनको आदान प्रदान करने के लिए भी एक उचित तरीका माध्यम हो सकता है। जी नमस्कार धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। जी जी धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय पवन सर जी ने जो बोला था। चलिए वो बने सिंह जी ने जो कहा और एक दो बार और प्रस्ताव आया है आपका तो मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय बने सिंह जी से जैसा आदरणीय पवन सर जी ने कहा है कि अपन किसी दिन शाम को आप जो है किसानों को जोड़िएगा। लिंक बन जाएगी आपको लिंक बना दी जाएगी यही लिंक रहेगी और इस लिंक को अपन शाम को आप जोड़िएगा। उसमें जो भी अपने सदन के व्यक्ति होंगे जुड़ने लायक जुड़ जाएंगे। इनमें से जो चीफ गेस्ट वगैरह रहे हैं एक शिक्षक रहे हैं उनको जोड़िएगा और आप शाम को एक क्लास शुरू करिएगा एक प्रयोग करिएगा ये चलती रहेगी। और अभी हमारे दिनेश जी से चर्चा हुई थी कि हम 7 दिन में एक ऐसा प्रयोगात्मक एक क्लास शुरू करेंगे ताकि देखें हम कि उसमें किसान जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं क्या उनने नेट की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है क्योंकि डाटा खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार का एक प्रयोग अवश्य करें वो एक दिन तय कर लें कि हमें हफ्ते में कुछ दिन जो है शाम को क्लास लगाना ये तो रोज लगेगी परंतु एक्स्ट्रा जैसा और अलग अलग स्तर पे भी लगा सकते हैं आप जैसे आगर मालवा युगहार कार्यक्रम मध्य प्रदेश युगहार कार्यक्रम या जिला का कुछ भी नाम दे करके आप एक आध बार 2 बार या अगर किसान जुड़ते हैं तो उसको प्रयास करिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसका विस्तारीकरण हो। तो ये आपके लिए सुझाव है आदरणीय बने सिंह जी ऐसा प्रयास करिएगा। निश्चित है कि हम सब उसमें जुड़ें और इस कार्यक्रम को और किसानों को जोड़ करके आगे बढ़ाएं। आदरणीय गजानंद जी आपका अनम्यूट है आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सर ओम आपका शायद सिर्फ अनम्यूट है। आदरणीय दिनेश जी ओम बोलिए स्वागत है आपका। आज का आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। मेरा एक छोटा सा सुझाव था जो अभी चर्चा चल रही है कि ये इतनी महत्वपूर्ण जो चर्चा योगाहार में होती है वो किसानों तक पहुंचनी चाहिए। निश्चित रूप से हम सभी चाहते हैं कि किसान इससे लाभान्वित हो। मैं हमेशा जो कई बार मैंने सुझाव दिया वही देना चाहता हूँ और मुन्नीलाल जी स्पेशली आपके लिए
क्योंकि आप किसान समन्वय समिति से जुड़े हुए हो। तो पूरे देश में यदि किसान समितियां है तो कम से कम उनको इतना तो भी कहा जाए कि जैसा अब पवन जी के माध्यम से ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे वो सब इंफॉर्मेशन है वहां पे अवेलेबल, तो कम से कम किसान समितियां अपने अपने जिले के लोगों को बोले कि भाई ये सब देखी जाए। यूट्यूब के माध्यम से अगर वो जानकारी देखी जाती है तो निश्चित रूप से उनके माध्यम से कुछ सवाल जाएंगे, तो उन सवालों को जो भी जहाँ पे जिला समिति है या राज्य समिति है वहां के जो किसान होंगे वो योगाहार में जुड़ के अपने सवाल खड़े भी करेंगे। इतना एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है। बड़े दुख के साथ मुझे मुन्नीलाल जी कहना पड़ता है कि किसान समन्वय समिति, किसान समिति या पतंजलि की और योगाहार कार्यक्रम, इसमें मिलाप क्यों नहीं हो रहा, और जो हो रहा है तो उसमें जो जिस तरह से होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए। अब आप लोग सब 5-10 साल से किसान समिति के माध्यम से पूरे देश में नेटवर्क है, वो नेटवर्क और योगाहार का कार्यक्रम, ये दोनों यदि आपस में जुड़ जाए तो बहुत तेजी से ये कार्यक्रम फैलेगा, किसानों को फायदा होगा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। इसमें अगर कुछ अड़चने हैं तो मुन्नीलाल जी आप ही बताइए अड़चने क्या है और वो क्यों नहीं मतलब दुरुस्त की जा सकती है। सेंट्रल कमेटी के लेवल पे, पतंजलि के लेवल पे, बाबा जी के लेवल पे क्यों नहीं हो सकती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने कही है आदरणीय दुबे जी। चूंकि अभी ये समस्या का समाधान चूंकि हेड ऑफिस से ही हो सकता है, और परम पूज्य स्वामी परमादेव जी से इस विषय पर चर्चा हुई थी, आदरणीय पवन सर जी की और स्वामी परमादेव जी की बात भी हुई थी, परंतु परम सिद्ध आचार्य जी का जाना हो गया था उस मीटिंग के दौरान, इसलिए मीटिंग सबके साथ राज्य प्रभारियों के साथ नहीं हो पाई थी। राज्य प्रभारियों के ग्रुप में अपन लिंक भी डालते हैं चूंकि, लेकिन सब नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमें सबसे पहले तो वहाँ से एक मैसेज आता है चाहे पतंजलि योगपीठ से मुख्य केंद्रीय प्रभारी जी के माध्यम से, अगर सभी राज्य प्रभारियों को कि इस योगाहार कार्यक्रम में किसानों को जोड़ा जाए या इनसे संवाद किया जाए, इसमें तब जो है उनको स्पेशली, अच्छा सुबह से हमारे जो संगठन के लोग रहते हैं वो सभी अपनी अपनी क्लास लगाते हैं सुबह। हर राज्य प्रभारी हो चाहे जिला प्रभारी हो, वो सुबह 5:30 बजे से लेके और 7-7:30 बजे तक योग क्लास चलाते हैं और कराते हैं, करते हैं। जिस परम पूज्य स्वामी जी के आस्था टीवी चैनल को सुनते हैं, कोई इंडिया न्यूज टीवी चैनल को सुन रहा है, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण भी और रही मध्य प्रदेश की बात, जैसे जहाँ का मैं प्रदेश प्रभारी हूँ, वहाँ से हमारे किस जिला प्रभारी अधिकतर जुड़ते हैं और परमानेंट जुड़ रहे हैं, आप सबको पता है। परंतु अन्य राज्यों में वो केंद्र से ही, मुख्यालय से ही निर्देश हो सकते हैं, तो इसमें किसान अन्य राज्यों के, अन्य जिलों के जुड़ सकते हैं। और दूसरा ये है, जैसे जितने लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ जुड़ते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़ते हैं, 40-50 के लगभग जो विद्वान जन अनुभवी किसान जुड़ते हैं। और यूट्यूब पर मैंने कई बार मैं डालता भी हूँ, ग्रुप में शेयर करता हूँ। जब दैनिक योगाहार कार्यक्रम ग्रुप में लगभग 500-600 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, लगभग 450-500 व्यक्ति तो जुड़े ही हैं। अन्य ग्रुप में भी मैं डालता हूँ, यूट्यूब पर जो अपना जो संवाद हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग होती है, यह रिकॉर्डिंग सभी को डालता हूँ। उनको सब्सक्राइब करना चाहिए और उनको शेयर भी करना चाहिए और सुनना भी चाहिए, तब इसको सुन करके भी लोग आगे जुड़ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। मेरा तो प्रयास रहता है, मैं सारे ग्रुपों में लिंक को शेयर करता हूँ और इस रिकॉर्डिंग को भी मैं शेयर करता हूँ, फेसबुक पर भी डालता हूँ। जितना अगर हमारे यहाँ जुड़े 25-30 व्यक्ति जो हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हैं, वही अगर सब्सक्राइब करें उस यूट्यूब को, चैनल को देखें और शेयर करें, तो निश्चित है कि व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जी आदरणीय डॉक्टर साहब। मुन्नीलाल जी, बस छोटा सा मेरा निवेदन इतना ही था कि सवेरे के क्लासेस चल रहे, सब लोग अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं, आस्था चैनल देख रहे, सब मान लिया मैंने, लेकिन ये जो चर्चाएं होती है, स्पेशली मैं योगा क्लास वाली बात नहीं बोल रहा, वो तो सब अपने अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन ये जो 7 बजे के बाद की जो किसानों से जुड़ी हुई चर्चाएं होती है, ये तो अब यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो आस्था का क्लास या रेगुलर क्लास छोड़ के हमारे योगाहार क्लास को ज्वाइन हो, हम ऐसा नहीं बोलते, लेकिन यूट्यूब पर अगर ये जानकारी अवेलेबल है
तो कम से कम किसान समितियां अपने अपने लेवल के से तय करे कि देखे और उसके माध्यम से किसानों को जोड़ने का प्रयास करे। इतना भी छोटा सा मैसेज अगर हेड ऑफिस से आता है किसान समन्वय समिति को, किसान समितियों को, तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ी चालना ज्यादा मिलेगी। बस यही मेरा नम्र निवेदन है। धन्यवाद। नहीं, अच्छा सुझाव है आपका। और यह चर्चा परम पूज्य स्वामी परमादेव जी ने, आपने सुना था 88 में कहा भी था कि ये कार्यक्रम अब हम पूरे भारत में चलाएंगे। और परम श्रद्धेय आचार्य जी और परम पूज्य स्वामी जी की भी चर्चा हुई है, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी ने अभी हमारी बैठक हुई थी उस समय कहा था कि सिद्धे आचार्य जी और मेरी इस विषय पर चर्चा हो गई है। उन्होंने स्पष्ट मुझसे कहा था परम पूज्य स्वामी जी ने। तो इसका परिणाम ये है कि बिल्कुल चर्चा है। और बार बार परम सिद्धे आचार्य जी बड़े मंचों पर योगाहार कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। आदरणीय पवन सर जी की चर्चा करते हैं कि पवन जी ये चला रहे हैं, अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं, ऐसा हमने सुना है। परंतु बस सिर्फ एक मीटिंग की बात रह गई है। वो किसी ने, अब चूंकि काम ज्यादा रहते हैं उस कारण एक समन्वय बैठक नहीं हो पाई। आगे समन्वय बैठक होगी और इस बात को रखेंगे। जैसे ही अब परम पूज्य स्वामी जी का गोवा प्रवास चल रहा है, वहाँ परम पूज्य स्वामी परमादेव जी वहाँ व्यस्त हैं। जैसे ही बीच में समय मिलता है उनके द्वारा मीटिंग की जाती है तो इस बात को रखा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो आपने कहा है कि पतंजलि किसान सेवा समिति के प्रभारीगण जुड़ेंगे, निश्चित जुड़ेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य स्वामी जी से कि इसमें एक निर्देश दें ताकि जो है सभी लोग जुड़ने लगें इसमें। और क्योंकि महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है, लगभग 655 दिन से अगर 40-50 व्यक्ति लगातार जुड़ते ही आ रहे हैं और 3-3.5 घंटे सुनना, जुड़ना, सहभागी बनना, ये एक देश की ऐतिहासिक कार्यक्रम निश्चित है। ये इसको मानना पड़ेगा और इसका नेतृत्व और हम सबके आपस में एक दूसरे के भाव और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होना, ये देश के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो भी सहयोग कर रहा है, सहभागी बन रहा है, वो एक यज्ञ की आहुति दे रहा है। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मार्गदर्शन तो नहीं, क्योंकि मैं मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर योग की कक्षा रही और योग शिक्षिका ने सुंदर योग कराया। और आदरणीय पवन सर जी ने एक बात ये भी रखी कि आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब अपना अनुभव जो कल कार्यक्रम हुआ उसका भी सुनाएं। लेकिन हाँ, चर्चा इस तरफ बड़ी है कि हम योगाहार के जो सदस्यों की संख्या और खासकर जो हमारी समिति के लोग कैसे जुड़े। लेकिन एक हमें ये बात ध्यान में, ये बात भी रखना जरूरी है कि हम ये स्वैच्छिक कार्यक्रम भी है, ये हमारी समितियों पे ही डिपेंड नहीं है, ये सबके लिए है, सार्वभौमिक कार्यक्रम है। और डॉक्टर दुबे सर की जो चिंता जाहिर है स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमने उस वेग से, उस गति से हम अपने गंतव्य की तरफ नहीं पहुंचे हैं कि हम सभी को इसमें सहसा जो जुड़ जाएं। लेकिन बहुत दूर नहीं है कि जब बिना किसी बाई फोर्स, बिना किसी दबाव के लोग जुड़े, क्योंकि इसकी आत्मा स्वच्छता में है, स्वैच्छिक है। और मुझे लगता है कि ऊपर से दबाव हो उससे अच्छा हम ही संपर्क करें लोगों से। और जब हम हमारे जो आदरणीय सदस्य हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, बहुत सारे तो ऐसे सदस्य इसमें सम्मिलित हैं जो कि समितियों से नहीं है, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन वो लगातार इसके सदस्य बने हुए हैं और जुड़ गए हैं हमारी योग पीठ हरिद्वार से भी। तो हम जमीन से आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है ऊपर से फोर्स करने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। आने वाले टाइम में मैं ये सपना देख रहा हूँ, एक टिमटिमाहट देख रहा हूँ कि आदरणीय हमारे परम पूज्य स्वामी जी और आदरणीय आचार्य जी भी स्वयं इसमें जुड़ेंगे, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ। और हम स्वयं कोशिश करें कि समिति के लोग हों या गैर समिति के लोग हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं इसमें जुड़ने की। लेकिन उससे ज्यादा ये कि हम अपने कार्य को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे तो हम सफल होंगे। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद दिनेश जी, महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है। डॉक्टर किशोर दुबे जी पुनः संवाद करना चाहते, आइए डॉक्टर किशोर दुबे जी। जी सर, धन्यवाद।
मेरा यही कहना था कि दबाव वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी चीजों की जानकारी अगर हम दूसरे हमारे जो संगठन है उनको नहीं देंगे तो बस वो उतने देना चाहिए। और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आपकी सुविधा अनुसार देखे और इसमें सम्मिलित हो जहाँ जब जब संभव हो। बस इतना ही निवेदन यदि आता है तो भी क्या उसमें बहुत सारा काम हो जाएगा। ये मेरा नम्र निवेदन था, कंपल्शन वाली बात बिल्कुल नहीं। आदरणीय दिनेश जी, जी जी, नहीं नहीं नहीं, वो मैंने आपका सर की हैंड बात रेज पे है। वो जी जी आदरणीय, मैंने सर की बात पे वो टिप्पणी तो मतलब वो एक आइडिया बन गया था। लेकिन ये यहाँ पे एक बात ये कहनी है कि जो एक बार हमारे गुरु नानक जी ने कहा था अपने शिष्य से कि जो अच्छे लोग हैं वो अलग अलग जगह पे वितरित हो जाएं, छिटक जाएं, दूर चले जाएं और वहाँ अच्छा अच्छे कार्य करें। मुझे लगता है कि समिति के लोग, अन्य लोग अपने अपनी जगह पे अच्छा कार्य कर रहे हैं और अवश्य ही हमारे आदरणीय द्विवेदी सर की कामना पूरी होगी जब सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों से अच्छे कार्य करते हुए और इस योगाहार के सागर में गोते लगाएंगे। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद दिनेश जी। डॉक्टर साहब, आदरणीय शरद वर्मा जी, प्रकट हो। जी, सदन को पुण्य कोटि कोटि प्रणाम। म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कर लें। मेरे कुछ अनुभव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर आवाज मेरी? आ रही है, आ रही शरद भैया। अच्छा आ जी, रही है, आ रही है। जी सदन को पुण्य कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मन में एक विचार आया तो मैं उसको रखना चाहता हूँ। जब इस सदन से जो ऊर्जा मिलती है और कहीं हमें कोई कार्यक्रम में हम लोग जब जाते हैं या कहीं प्रशिक्षण देने या जैसे भी, तो उस ऊर्जा का वहां बहुत उपयोग होता है। कुछ दुबे जी की बातें याद आ जाती हैं, दुबे सर की, तो कुछ दिनेश सर की बातें याद आ जाती हैं। वहां हर आदमी की बातें वहां पे ऑटोमेटिक याद आने लगती हैं और इन्हीं बातों के माध्यम से हम उन क्लासों को सफल पूर्वक अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं कि प्रकृति खेती कैसी होना चाहिए। अभी एमजीएम कॉलेज के जो एमएससी कर रहे हैं वो बच्चे आए थे और जेबी के विषय में जब हमने उनसे पूछा तो उन्हें ये नहीं मालूम कि शुद्ध जैविक क्या होता है, कैसे केमिकल और जैविक में वो अंतर नहीं जानते अभी बच्चे। तो इन बच्चों को समझाना, इनके अंदर बातों को उतारना, ये सदन से जो सीखा उसी के माध्यम से कर पाए। तो मैं सदन को चाहता हूं कि जो सदन से जो ऊर्जा मिलती है उसका उपयोग हजारों लोगों में हो रहा है। हम एक तो हैं, पर हमारे एक 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 को हमें एक ना गिना जाए, हमें हजारों रूपों में, हजारों आदमियों में गिना जाए। जी ओम। बहुत सुंदर। आदरणीय शरद वर्मा जी, यथार्थ आपने कहा है कि जो योगाहार कार्यक्रम से यहाँ लेकर जाते हैं और वो जगह जगह फैल गए हैं। जो आदरणीय गुरु नानक जी का जो आदरणीय दिनेश जी ने वक्तव्य बताया कि और चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि बहनें क्लासों में चर्चा कर रही हैं, बहनें कर रही हैं, भाई कर रहे हैं, अपने अपने जगह जगह इस योगाहार कार्यक्रम की चर्चा हो रही है। जैविक खेती की चर्चा होने लगी है। अब हर व्यक्ति जैविक प्राकृतिक खेती की और आहार की चर्चा करने लगा है। ये दैनिक युगार कार्यक्रम की ही देन है। ये दैनिक युगार कार्यक्रम का प्रभाव हम सबको नहीं दिखता है, परंतु बाहर देखिए आप, जहाँ लोग इस तरफ उत्पादन को लेकर के चर्चा करते थे कि उत्पादन होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, कोई सुनने को तैयार नहीं।
आज सरकार से लेकर के व्यक्ति भी यह चर्चा करने लगे हैं कि जो है प्राकृतिक और जैविक खेती कितनी आवश्यक है। यहाँ तक कि सरकार अब यूरिया बंद करने वाली है। सरकार के वो आने लगे हैं अब जो है समाचार कि हम आगे यूरिया बंद करेंगे। अब तो डीएपी यूरिया जब बंद होने की कगार आ गई है, आज देश कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में था, आज भारत बदल रहा है। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात रखें, फिर अपन चर्चा ओम जारी रखेंगे। सदन को सादर प्रणाम। दैनिक योगाहार कार्यक्रम से निश्चित रूप से बहुत ऊर्जा मिल रही है और किसान भी जुड़ रहे हैं। पर मेरा एक सुझाव ये था कि हम जिले वाइज जो है, जिले में जैसे हमारे नर्मदापुरम जिले में मान लीजिए हम 10 लोग हैं, तो 10 लोग महीने में एक दिन निकालें और एक गांव चुने, उस गांव में चल के हम अपनी उपलब्धि बताएं और योगाहार कार्यक्रम का एक प्रशिक्षण शिविर भी रखें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े उससे। और योगाहार कार्यक्रम हमने सुना, हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं होगा जब तक हम लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, उनको मजबूर नहीं करेंगे आगे आके कि आप आगे आइए और हमारे साथ शुरुआत कीजिए और कम से कम आधा एकड़ अपने घर के लिए आप जैविक उत्पादन कीजिए। ये बात उनके जब गले में उतरेगी तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत तेजी से प्रसार होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि नर्मदापुरम के हम जो 10 लोग हैं लगभग, ये महीने में मीटिंग करें और एक गांव कोई भी चुन लें कि भैया आज हमें अब फलाने गांव में चलना है और हम घर घर जाके योगाहार कार्यक्रम के बारे में और जैविक कृषि के बारे में लोगों को बताएं, उनको प्रेरित करें। ओम धन्यवाद। बहुत सुंदर सुझाव आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, बहुत सुंदर सुझाव आपने दिया है। और निश्चित अगर हम नर्मदापुरम से ही शुरुआत होती ही है, जब हमारे उत्सव में ही कार्यक्रम हुआ था और नर्मदापुरम से यह शुरुआत हो जाएगी तो देश के विभिन्न हमारे जो जिले हैं राज्य के, हमारे कर्मठ और प्रचंड पुरुषार्थी भाई बहन है वो अवश्य करेंगे। और मैं चाहूंगा, मैं बताना भी चाहता हूं कि अभी एक हमारा प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। जब हम वो प्रशिक्षण शुरू करेंगे तो उसमें योगाहार कार्यक्रम के सारे किसान जुड़ेंगे उस कार्यक्रम से। तो ये सब कुछ होने वाला है। और ये जो आप कह रहे हैं एक एक एकड़ की, उन किसानों को हम एक एक बीघा में की किट देंगे, सभी उनको किट भी देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। 8 दिन तक हम उनके साथ रहेंगे तो योगाहार कार्यक्रम का से वो जुड़ेंगे, सीखेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे। अब आने वाला समय पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत आदरणीय पवन सर जी के नेतृत्व में ये भारत भर में हम फैलने वाले हैं और हम लाखों किसानों के बीच पहुंचने वाले हैं और योगाहार कार्यक्रम लाखों किसानों के बीच में पहुंचेगा। तो आने वाला समय बहुत शीघ्र ऐसा आ रहा है। बस हम सब पुरुषार्थ करते रहिएगा, गिलहरी के रूप में हम सब अपनी सेवा देते रहें ताकि हम उसके साक्षी बने और हम गर्व के साथ कह सकें कि ये योगाहार कार्यक्रम हमारा है। और क्योंकि इस पर सारे लोग देख भी रहे हैं, सरकार और प्रशासन, मैंने जैसा कहा है, समाज देख रहा है, किसान देख रहा है। आगे आने वाला समय आ रहा है कि हम योगाहार कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ था, प्रशिक्षण से, वही प्रशिक्षण अब कोरोना काल में बंद रहा था, अब शुरू होने वाला है। तो पीजीएस के किसान और जो हमारे किसान प्रशिक्षण लेंगे वह सब शामिल होंगे। अब चूंकि यह विषय लगभग पूर्णता की ओर है। आदरणीय पवन सर जी ने जैसा कहा है, हमें बड़े गर्व के साथ महसूस होते हैं कि परम सिद्धे इस युग के धर्मंत्री परम पूज्य सिद्धे आचार्य जी का मध्य प्रदेश की धरती बागेश्वर धाम पर पदार्पण हुआ और वहां 10 लाख लोगों के बीच में परम सिद्धे आचार्य जी ने जो अपना ऊर्जा भरा हुआ और इस देश को ऐतिहासिक संबोधन किया। इस देश के ही नहीं, पूरा विश्व उसको लाइव सुन रहा था। परम सिद्धे आचार्य जी ने जो अपना आयुर्वेद, औषधि, प्राकृतिक, ऋषि और कृषि परंपरा, पुरानी परंपरा, परंपरागत खेती की जो चर्चा की, वह संबोधन ऐतिहासिक रहा है। और उन्होंने कहा है और उन्होंने आगाह भी किया है और कि हमें धर्म आबंडर पाखंडर इसके चक्कर में न पड़ के हमें यथार्थ देखना चाहिए। और वो जो उन्होंने हमारे परम बालाजी सरकार की जो शक्ति के बारे में बताया, उन्होंने विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा, इस विषय पर भी चर्चा की और बैठ कर के लगातार जो है जो उन्होंने इस जनता को
जो विश्व भर से विभिन्न यूके से भी जनता आई थी, विभिन्न राज्यों से जो 10 लाख की लगभग जनता थी, उसमें पतंजलि योगपीठ के अभियान को उन्होंने अवगत कराया और सबने सुना और सराहा। और सिद्धे आचार्य जी ने वहां पर जो अपना उद्बोधन भारत देश को दिया है, उससे निश्चित है कि योग की बात भी उन्होंने की है, आयुर्वेद की बात की, प्राकृतिक जैविक खेती की बात की, और हमारे तुलसी का उन्होंने महत्व बताया, रुद्राक्ष का महत्व बताया, और सभी संस्कार जो हमारे होते हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सारी चीजें बताई। बहुत अच्छा लगा। और अब मैं चूंकि वहां पे पास में तो नहीं पहुंच पाया, परंतु वहां पे जो लग रहा था और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है कि हमारे बड़े भाई हैं सिद्धे आचार्य जी, इनके अनुसार हम चलेंगे, मानेंगे। और आचार्य जी ने कहा है कि मैं निश्चित, चूंकि आप अनुज हो तो मैं, हमारा कर्तव्य बड़े के नाते होता है, मैं आपको हमेशा समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा। और परम सिद्धे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यही कहा है कि हम सब मिलकर के अब इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबका आह्वान किया। सभी संत महंत महान जो है वरिष्ठ जन वहां उपस्थित रहे हैं, प्रतिनिधि रहे हैं सरकार के, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी भी रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे। 18 तारीख को मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। सभी वहां पहुंच रहे हैं, सभी साधु संत महंत भी पहुंच रहे हैं। तो ये हमें लग रहा है कि आज, इसके पहले भारत की क्या स्थिति थी, चाहे वो कश्मीर को लेकर देख लो, चाहे दिल्ली को लेकर देख लो, चाहे पंजाब को लेकर देख लो, किसी विभिन्न राज्यों में जो भारत की स्थिति थी बहुत दयनीय थी। आज कितना परिवर्तन आ गया है, गजवा हिंद और ये तमाम चीजें जो चली हैं, अब जो है अब बदल गया है समय। ये सब हमारे साधु संत महात्माओं का पुण्य प्रताप, उनका एकत्र होना सनातन धर्म के लिए, यह सब होने का पर भी यह देखने को मिल रहा है। तो अब हम ऋषि और किसी परंपरा स्थापित करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। और हम सब इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, और इस संख्या को लेकर के भी हम अपने एक पड़ोसी को, अपने किसान को, अपने वैज्ञानिक को, अपने योग शिक्षक को, साधक को, राष्ट्रवादी विचारधारा के भाई बहनों को हम इसमें जोड़ेंगे और जोड़े भी रहे हैं। मैं अपनी बात वो यहीं रखता हूँ, विराम करता हूँ। और आगे जो भी किसी का अगर सदन में कोई, किसी के मन में कोई बात रखने की है, तो ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है, सबके सहयोग से चल रहा है, इसी प्रकार का चलता रहे। और अपने मन की बात अगर कोई रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है, रख सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते, तो मैं आमंत्रित कर लूंगा। अगर किसी का कोई सुझाव सवाल ना हो तो मैं भगवान दास जी को, सुभा जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज हम सबको टिप्स। हाँ जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आइए और अपनी बात रखने का कष्ट करें। ओम, सभी सदन को प्रणाम। धन्यवाद मुन्नीलाल भाई जी। मैं आदरणीय गजानन बाजड़ जी का जो खेत है उसमें कैसे कैसे एक फसल लगाए हैं अपन उसको देखेंगे, तो मैं आदरणीय गजानन बाजड़ जी का आमंत्रित करता हूँ कि वो सवेरे अपना खेत में ही रहते हैं काम करते करते, और खेत में जो दिखाना है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय गजानन जी बाजड़। हाँ, ओम ओम सदन को ओम। हाँ, ओम ओम। तो आप आपका कैमरा से जो कल मुझे दिखाया ना, तो आप दिखाने का कष्ट करिए। हा गजानन भाऊ, कॅमेरा दिसला तो शेतात आहा ना तुम्ही? हॅलो, हो शेतामध्ये जाऊ सर. हा दाखवून द्या ना मग तो कॅमेरा, त्या कालच्या सारखा करा ना. आणि कालचं सूर्यफूल ते हिंदी
हो ये जो सूरजमुखी है हो क्या गजानन भाई जी, आप बताइए फसल का नाम देकर। है जिसके नजीक ही मैंने जो ज्वार पेरी है, ज्वार खाने के लिए और जानवर के लिए चारा भी होगा। ज्वार दिख रहे हैं सर? हेलो। दिख रहे जी दिख रहा है। हाँ, ज्वार है, ये सूरजमुखी है, इसमें चना जी है, दिख रहा है चने भैया। में इंटर हाँ चना है, चने में इंटर क्रॉप है, सूरजमुखी लिए है हमने। और इसमें सरसों भी डाली है। तीनों दिख रहा फसल है लगाए सर? हैं एक में, चना में तीनों हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। सूरजमुखी में चना है हमारा, और इसमें सरसों भी डाली है। और मधुमक्खी की पेटी भी मैंने यहाँ खेत में रखी है, तो उससे वो पॉलिनेशन भी बहुत अच्छा हो गया है क्रॉप का। अपने चने में इल्ली तो नहीं आई है? इल्ली नहीं नहीं, बीमारी नहीं सर। ये आपने ये परिधि महाराष्ट्र शासन से हमें मुझे मिली कृषि विभाग से, तो उन दवा का छिड़काव भी किया है, 10 परनी इसमें यूज किया है, और ट्रायकोडर्मा, और जो शेतबांधावरील प्रयोगशाळा म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, त्याच्यातील पूर्ण औषधी मी वापरलेली आहेत आपल्या चण्यासाठी. आपकी जो मधुमक्खी की जो पेटी है ना वो दिखा दो ना। हो, दिखाता सर. आदरणीय गजानन बाजर जी का ऐसा कहना है कि ये सूरजमुखी के जो दाना सब पंछी चुम रहे, तो उनको ऐसा कहना है कि मुझे नहीं बचा तो चले गए, लेकिन पंछी खाने के लिए हम ये पूरा रखा है। तो इसके भी बहुत पंछी जब आते हैं खेत में तो इनसे भी बहुत फायदा होता है, और वो भी जीवित रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। बोला गजानन भाऊ। ही पेटी सर दाखवली सर, सुंदर पेटी. विचार हैं आदरणीय गजानन जी के। या सर पोपट हाँ, इतने दिख रहा आ है, रहे हैं, 100 से दिख ज्यादा रहा है। पोपट, 100 से ज्यादा पोपट आ रहे हैं रोज ये खाने के लिए. तोते तोते बहुत सुंदर। ये ऐसे फूल खा रहे, मैं दिखाता ना तुम्हारे को, फूल खा रहे हैं, खाने वाले फूल दिखाता मैं, पोपट तोते ने खा लिए ये ऐसे, ये पूरा के पूरा फूल खा गया. ये तो यज्ञ कर रहे हो आप, भंडारा कर रहे हो, ये भंडारा। ये देखो ये. हाँ, वाह। ये फूल 25% अभी तक खा लिया सर इन्होंने. 25% जो खेत में के जो सूरजमुखी के फूल है, 25% खाए हैं इसने. हाँ, 50% खाएंगे, 50% पूरा खिला हमारे दोगे लिए क्या? तेल की. हाँ? हेलो. आधा आधा है। हाँ, आधा आधा हाँ, आधा पक्षियों के लिए, आधा. आधा आपके लिए। हाँ, आधा आधा ठीक। पक्षी खाएंगे, और जो अच्छे रह गए ये हमारे लिए बचेंगे, ये तेल के लिए. ये आधा जो इनका बचे तेल खाएंगे घर बहुत बढ़िया। वो हमारे योगाहार के सभी सदस्यों को देंगे आप। से. देंगे ना. हाँ, एक एक सदस्य बॉटल के लिए देंगे. देंगे। देंगे, जरूर देंगे. ठीक है सर.
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गजानन भाऊ जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। नीलकंठ सावले जी का धन्यवाद कि कम से कम गजानन जी को आमंत्रित किया और आज जो है उनका किसी फार्म देखा और ये भाव भी देखे कि किसान के अंदर मुन्नीलाल देखिए आप सर, भाव रघुवंशी भैया हैं तो उन्हें कि भी उन्होंने बुलाइए कहा ना। आधा हमारे कहाँ है, अपन ने सबको दिख नहीं बुला रहे लिया वो। है कि कल आप उन्होंने हैंड रेज ट्रेनिंग दी करिए, ना। कोई नहीं, लेकिन नहीं है ना, रामकृष्ण रघुवंशी जी नहीं है भैया। हाँ कल जी वो वहाँ पवार खेड़ा में दी है ट्रेनिंग। चलिए आ जाएंगे तो उनको कल जोड़ लेंगे अपन, वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में। ये गर्व की बात है, योग हर कार्यक्रम कहाँ कहाँ पहुंच गया, जैसा आपने कहा विश्वविद्यालय तक पहुंच गया है। विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं आप लोग, तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। विश्वविद्यालय से खेत पर, अपने खेत पर फार्म लैब पर, निरंतर पतंजलि नर्मदापुरम में तो समृद्धि कार्यक्रम निरंतर के फार्म सर, लैब पर। ऐसी कोई दिन नहीं है जब योगाहार कार्यक्रम की चर्चा नहीं होती हो नर्मदापुरम में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होती है। यही तो मैं अन्य राज्यों से निवेदन कर रहा था कि एक एक योगाहार उत्सव कार्यक्रम करा लें, ताकि जो है पूरे जिले और प्रदेश में इसका गूंज पहुंच जाती है। इससे निश्चित है कि चर्चाएं होने लगती हैं। अब मैं आज समापन की ओर चलते हैं और मैं रंजना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज का योगाहार कार्यक्रम विराम दें। इस सदन में सभी को मेरा वो, और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही, बहुत बढ़िया। नमिता जी ने कक्षा ली पूरी ऊर्जा के साथ, पसीना सबका निकाल दिया, बहुत बढ़िया क्लास ली, नया नया कुछ सीखने को भी मिला आज, और इसीलिए मैं नमिता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्रीमती नीलम आर्य जी झारखंड से थे, इन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय हमारे योगाहार के लिए दिया, उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दी और सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हुई, सबका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा और सभी अपने अपने जगह पर जैविक खेती का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश का तो नाम सबसे पहले है और कल ही हमारे रघुवंश भैया जी से भी बात हो रही थी, तो वो भी बढ़िया कर रहे हैं, वहां पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको 1 मिनट का भी समय नहीं है ऐसा वो कह रहे थे, तो फिर भी उन्होंने हमें 10 मिनट दिए और हमारे साथ बात हो गई, तो बढ़िया। तो ऐसे ही सभी अपने अपने जगह पर बढ़िया कार्य चल रहा है जैविक खेती का, तो हम योगाहार में भी एक एक सदस्य अपने किसान को जोड़ने का कष्ट करेंगे और ये कार्यक्रम और निरंतरता से आगे बढ़ने में हम सब सहकार्य करेंगे। चलिए, और सबका अब आभार करने का समय आ गया है और सबसे पहले आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बनी सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बहादुर जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुमार बोपन सिंह जी, आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ सावड़े जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय रामाधर नारायण जी और आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय पवन कुमार सर हमारे और आदरणीय सतीश कुमार जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली जी, आदरणीय विनय मिश्रा जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से और अन्य सदस्य जुड़े, उन सभी का भी मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, उन सभी का भी मैं आभार, और जो लेप भी हो गए हैं उनको भी मैं आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को विराम देते हैं और कल सुबह 5:30 बजे नई ऊर्जा के साथ नए योग शिक्षक चीफ गेस्ट के साथ पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक सभी को ओम, सभी को सादर प्रणाम और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय जवान जय किसान।